अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी वफाकी आइनी अदालत। 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये अदालत बनाई जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 है उसके अंदर चैप्टर 1A का इजाफा किया गया है और आर्टिकल 175 बी से लेकर 175 एल तक ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी अदालत के मुतल्लिक हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसमें चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जजेस होंगे। और अब इन जजेस की तादाद कितनी होगी ये दो तरीक़ों से डिसाइड किया जाएगा। या तो पार्लियामेंट एक एक्ट बना के, कानून बना के डिसाइड करेगी, जिस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक कानून बनाया था 1997 में, जिसका नाम है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसमें लिखा जाता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे। या दूसरा तरीका ये है कि जो सदर साहब हैं वो वक्ती तौर पे कोई ऑर्डर जारी करके उसमें ये जजेस का जो नंबर है वो डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, अब इस अदालत में जजेस कहाँ से लाए जाएँगे? तो जनाब चारों सूबों से लाए जाएँगे, लेकिन बराबर के हिसाब से ना, बराबरी के हिसाब से। यानी अगर पंजाब से 2 हैं तो सिंध और बलूचिस्तान और केपी से भी 2 होंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि एक एटलीस्ट एक, यानी एटलीस्ट कम से कम 1 जज आपने इस्लामाबाद का भी रखना है। लेकिन ये ना हो कि इस्लामाबाद से 2 जजेस हों तो पंजाब से 1 हो, सिंध से 1 हो, ये नहीं होना चाहिए। सो इस्लामाबाद से जितने भी होंगे जजेस उनकी तादाद सूबे के मुकाबले में कम होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? किस तरह कोई बंदा जो है ना वफाकी आईनी अदालत में लग सकता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो भाईजान, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है तो वो वफाकी आईनी अदालत में जा सकता है। या कोई बंदा हाई कोर्ट का जज है और उसको 5 साल हो गए हैं वहाँ पे काम किए, तो वो भी जा सकता है। या इसके अलावा कोई बंदा है, वो 20 साल से हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी वकील है, तो वो भी जनाब आईनी अदालत के अंदर जज लग सकता है। अच्छा जी, अब जो चीफ जस्टिस होंगे उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह की जाएगी? आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है उसके अपॉइंटमेंट के 2 तरीके हैं। तो जनाब जो पहला चीफ जस्टिस है, अब क्योंकि एक नई अदालत बनी है तो उसकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो तो जनाब जो प्रेसिडेंट साहब है वो करेंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जरदारी साहब को मशवरा देंगे कि फलां बंदे को जज लगा दो, तो वो उनको लगा दिया जाएगा। और वो जज एटलीस्ट कहाँ से हो? सुप्रीम कोर्ट से हो। यानी सुप्रीम कोर्ट से पहला ही चीफ जस्टिस लगाया जाएगा आईनी अदालत के अंदर। और आपको पता है वो ऑलरेडी लग चुका है। यानी कौन से? जस्टिस अमीनुद्दीन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो आईनी बेंच को लीड करते थे, उनको जनाब पहला जो है ना आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे उसकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा? हाँ भाई, वो ज़रा डिफरेंट है। अब वो एक नई चीज़ है। वो देखो क्या होगा, उसमें ये होगा कि अब अमीनुद्दीन के बाद अगर कोई नया चीफ जस्टिस आएगा ना, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि उसके लिए एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, ठीक है? और वो पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी, जो आईनी अदालत के 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उसमें से किसी एक को जो है ना वो नॉमिनेट करेगी और वो नाम जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास और वो प्राइम मिनिस्टर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने प्रेसिडेंट की तरफ। तो जनाब वो एक नया जो है ना चीफ जस्टिस लग जाएगा आईनी अदालत में। ये वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम में। सो ये वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है? जो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रोसीजर है ना कि पार्लियामानी कमेटी बनेगी, 3 मोस्ट सीनियर जज में से किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा, तो बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पे भी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, उस पार्लियामानी कमेटी में कितने बंदे होंगे? 12 होंगे, जिसमें से 8 नेशनल असेंबली से और 4 सेनेट से होंगे। अच्छा जी, अब ये मेंबर्स कितने होंगे? क्या यानी अपोज़िशन और हुकूमत से बराबर-बराबर? नहीं, नहीं, नहीं। ये जनाब जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उनको ये अलॉट की जाएँगी। ठीक है ना? और जो फ़ैसला किया जाएगा 2/3 से किया जाएगा। यानी 12 जो बंदे हैं, अगर उसमें से 2/3 अगर निकाला जाए तो आई थिंक 9 बनते हैं। तो अगर 9 बंदे अगर एक बंदे का नाम लेते हैं, किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वो चीफ जस्टिस लग जाएगा आईनी अदालत के अंदर। तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। जो पहला बंदा लगेगा वो मैंने बता दिया, सिंपल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लगा देंगे, जो ऑलरेडी लग भी चुका है अमीनुद्दीन। लेकिन उसके बाद जो बेटा चीफ जस्टिस लगेगा ना, उसके लिए पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी। हाँ जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बनाई गई थी। कौन से? जस्टिस यहिया अफरीदी के लिए 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी। आप लोगों को याद है? नहीं याद तो ज़रा न्यूज़ देखो, गूगल पे सर्च करो, बल्कि चैट जीपीटी से पूछ लो। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद बाकी जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसका क्या प्रोसीजर सर, वो भी तो बताएँ? यार वो भी बता देता हूँ। तो भाई उन्होंने लिखा है कि जो पहले जजेस होंगे ना, जो नई खेप होगी, नए-नए जो जजेस लगेंगे, बाकी जजेस चीफ जस्टिस के अलावा वो जनाब प्रेसिडेंट साहब लगाएँगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, लेकिन मशवरा किससे करेंगे? चीफ जस्टिस से। कौन से चीफ जस्टिस? जो आईनी अदालत में लग चुका है। यानी जो आईनी अदालत में अब जस्टिस अमीनुद्दीन लग चुके हैं ना, इनके साथ सदर साहब जो है ना बैठ के मशवरा करेंगे, किसके कहने के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, और उसके बाद वो जजेस को लगाएँगे। ये तो हो गया इनिशियल जजेस का। लेकिन उसके बाद अगर कोई जज लगेगा तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इदारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, वही अदारा अब आईनी अदालत के जजेस की अपॉइंटमेंट भी करेगा। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि आईनी अदालत आ चुकी है, तो जो जुडिशल कमीशन है ना, उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी तब्दील कर दिया गया है। अब इस जुडिशल कमीशन के अंदर जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पहले भी थे, अब भी होंगे चीफ जस्टिस, और आईनी अदालत का जो मोस्ट सीनियर जज हो वो भी यहाँ पे होगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो भी इस जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। इसके अलावा आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जॉइंट एक बंदा, यानी कि एक नॉमिनेट किया जाएगा 2 साल के लिए। इसमें लॉ मिनिस्टर होगा, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल होंगे, इसके अलावा एक वकील होगा सुप्रीम कोर्ट का, 4 बंदे होंगे पार्लियामेंट से, 2 नेशनल असेंबली से और 2 सेनेट से। हाँ, यहाँ पे जो है ना 4 में से 2 अपोजिशन के होंगे और 2 हुकूमत के होंगे बंदे, और एक कोई जो है ना या खातून या नॉन मुस्लिम या कोई टेक्नोक्रेट। तो टोटल आई थिंक ये 13 बनते हैं। तो 13 रुकनी ये जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदा जो है ना वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज लगेगा। ठीक हो गया जी। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि भाईजान बाकी जो जजेस हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जो शुरू वाले जजेस हैं वो प्रेसिडेंट ही लगाएगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, लेकिन मशवरा किसके साथ करेगा? जो चीफ जस्टिस होगा। कौन सा? पहला चीफ जस्टिस जो आईनी अदालत का। उसके बाद जो दूसरे जजेस आएँगे ना, उनको जुडिशल कमीशन ही करेगा। अच्छा, लेकिन जुडिशल कमीशन भी ना वो अपॉइंट करने के बाद फॉरवर्ड प्रेज़िडेंट को ही करता है, और प्रेज़िडेंट ही उसको जनाब जो है ना वो जो है ना लगाते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। यानी घूम फिर के प्रेज़िडेंट ने लगाना है, लेकिन जुडिशल कमीशन बताएगा और उसके ऊपर वो बाद में उसको नॉमिनेट कर अपॉइंट कर देंगे प्रेज़िडेंट साहब। ठीक है जी? अच्छा जी, अब इस आईनी अदालत के क्या इख्तियारात होंगे? दोस्तों 4 इख्तियारात, वैसे तो 3 हैं, लेकिन मैंने एक और इज़ाफ़ा किया है अपनी तरफ से। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है? आर्टिकल 175 ई, अब ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। आर्टिकल 175 ई, ये बहुत ख़तरनाक और अहम है। उसके बाद है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है रिव्यू, उसके पास रिव्यू का भी इख्तियार है वफ़ाकी आईनी अदालत के पास, और दूसरा एडवाइज़री, यानी वो नसीहत भी कर सकती है। ये जो 3 जुरिस्डिक्शन है ना, ओरिजिनल, एपीलेट और एडवाइजरी, ये आपको पता है पहले किसके पास थी? ये सुप्रीम कोर्ट के पास हुआ करती थी, बेचारा सुप्रीम कोर्ट। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक सिंपल सिविल और क्रिमिनल केसेस सुना करेगी। अब उसके पास ये ओरिजिनल, ये एडवाइस करना, ये नसीहतें करना, हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है आईनी अदालत की? भाई कोई भी 2 हुकूमतों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो उसको सॉर्ट आउट ये, यानी कि आईनी अदालत करेगी। इसके अलावा आईनी अदालत के जो फ़ैसले होंगे वो डिक्लेरेटरी जजमेंट होंगे, यानी कि वो किसी चीज़ को वाज़ेह करेगी, किसी असूल या कानून या राइट्स को, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी। दूसरा, बुनियादी हकूक़ के जितने मामलात हैं अब वो जनाब आईनी अदालत ही सुनेगी, ठीक है ना? यानी कि अब आप वो आईनी जो बुनियादी हकूक़ के जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएँगे, बल्कि आपने आईनी अदालत में लेके आना है, ठीक है? ये बात आपने रखना है। जिस तरह आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में हम रिट फायर करते हैं, अब वही रिट आपने कहाँ फाइल करनी है? आईनी अदालत में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ऐड की है, वो भी तब जब कोई बंदा खुद दरख्वास्त देगा, यानी आईनी अदालत खुद से कोई सो मोटो नहीं लेगी, अज़ खुद नहीं लेगी। यानी अगर आपका कोई आपका जो बुनियादी हक कोई मुतासर हो रहा है, तो उस पे आईनी अदालत अज़ खुद नोटिस या सो मोटो नहीं लेगी, आपको बल्कि दरख्वास्त देनी पड़ेगी। ये यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगाई। पहले तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी ले लेता था ना किसी बुनियादी हकूक़ के मामले के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आईनी अदालत को उन्होंने बाउंड किया है कि भाई साहब कोई आएगा तो तूने ना कोई केस सुनना है, अदरवाइज़ चुप करके बैठी रहो, बस अपना काम करो। अच्छा जी, दूसरा, कोई भी अगर कोई पिटीशन है, अपील है, रिव्यू है, वो अगर कहीं पे लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आईनी अदालत में। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आईनी अदालत के पास एक और इख्तियार भी दिया हुआ है, वो है कि जितने भी आईनी मामलात हैं उसको ये रिव्यू कर सकती है। हाँ, यहाँ पे वो जनाब अज़ खुद नोटिस ले सकती है।
ठीक है? ये मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, आपने कम ही सुना होगा कि भाईजान आईनी अदालत के पास अज़ खुद नोटिस की ताकत है, लेकिन कौन से मामलात में? आईनी मामलात के अंदर। बुनियादी हकूक़ के मामलात में नहीं है। असल मामला वो है। ये आईनी मामलात क्या हैं? ये तो सिंपल ये हुकूमत को अपनी झगड़े-शगड़े होंगे वहाँ पे ले लेगी। अदरवाइज़ जो बुनियादी हकूक़ के मामले में यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि तभी केस सुनेगी जब बंदा कोई दरख़्वास्त देगा। लेकिन जो आईनी मामलात हैं वहाँ पे ये ऑन इट्स ओन मोशन यानी खुद से भी उसको नोटिस ले सकती है, अगर कोई दरख़्वास्त देगा तब भी सुनेंगे, लेकिन कोई आईनी मामला होगा। यहाँ पे ये चीज़ बस ये वाज़ेह करूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार वफ़ाक़ी आईनी अदालत के पास अज़ खुद नोटिस की ताकत है, तो आपने ज़रा उससे पूछना है कि भाईजान ताकत तो है, लेकिन आईनी मामले के अंदर, लेकिन बुनियादी हकूक़ के मामले में नहीं है। यानी बुनियादी हकूक़ का अगर मामला होगा, अगर आपको उठा लिया जाएगा, आपको कोई वीगो-शीगो में उठा के ले जाएगा, कोई पोस्ट करने पे, कोई तकरीर करने पे, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने पे, तो वहाँ पे आईनी अदालत नोटिस नहीं लेगी। हाँ, अगर आप खुद या आपके कोई रिश्तेदार कोई दरख़्वास्त देंगे तो वो अलग बात है। लेकिन जो आईनी मामलात होंगे, आइन की इंटरप्रिटेशन, इलेक्शन कमीशन का मामला, इलेक्शन का मामला, वो मामला ये, तो उसमें ये खुद अज़ को नोटिस ले सकती है। तो ठीक है, सो अज़ को नोटिस की ताकत अभी भी आईनी अदालत के पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ आईनी मामलात के अंदर, बुनियादी हकूक़ के इश्यूज़ के अंदर नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट थी ना उसके पास तो दोनों के अंदर ये ताकत हुआ करती थी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आईनी अदालत को बस आईनी मामला तक महदूद कर दिया है, बुनियादी हकूक़ तभी सुनेगी जब कोई दरख़्वास्त करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आईनी अदालत के पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन है, यानी हाई कोर्ट से जो भी आईनी मामलात के जो केसेज़ हैं, वो आपने उसकी जो अपील है वो कहाँ पे दायर करनी है? इस अदालत में, आईनी अदालत में करनी है। इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने कोई अपील दायर की है गलती से, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी इस अदालत को। इसके अलावा ये आईनी अदालत अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकेगी। दूसरा, ये आईनी अदालत जो है ना, प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस कर सकती है। प्रेसिडेंट साहब अगर अगर किसी चीज़ उनको समझ नहीं आ रही आइन की, ठीक है ना, वैसे तो उनको ज़रूरत नहीं है आजकल आइन की, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई इंटरप्रिटेशन की, कोई आर्टिकल समझ नहीं आता, तो उसके लिए वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाएँगे, बल्कि इस आईनी अदालत को रेफ़रेंस भेजेंगे, तो ये आईनी अदालत उनको अच्छे से समझा देगी कि भाई इस चीज़ का ये मतलब है। अच्छा जी, दूसरा इसमें जो जजेस होंगे उनकी रिटायरमेंट एज है 68, ठीक है? ये याद रखिएगा। जो चीफ जस्टिस होंगे वो 3 साल के लिए होंगे, और दूसरा ये है कि अगर वो 68 के हो जाएँगे तो वो रिटायर हो जाएँगे। भले फिर अभी उनका टेन्योर चल भी रहा हो, यानी कि अभी वो 2 साल बकिया उनके रहते हैं, लेकिन 68 हो गई ना, बस हो गया। लेकिन अगर वो बहुत ही जवान हैं, 62 के हैं और चीफ जस्टिस बन गए हैं आईनी अदालत के, तो जनाब जैसे ही उनके 3 साल पूरे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएँगे। जबकि अभी जो अपनी रिटायरमेंट की एज अभी बाकी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो 3 साल हो गए ना एज़ ए चीफ जस्टिस, बस बात ख़त्म। ठीक है जी? अच्छा जी, दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस अगर अनअवेलेबल हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में प्रेसिडेंट साहब किसी भी वफाकी आईनी अदालत के जज को एज़ ए जनाब चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी जज है, उसकी कोई सीट खाली है, जज अवेलेबल है चीफ जस्टिस के अलावा, तो प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, इवन के किसी रिटायर्ड बंदे को भी टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे जज लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो आईनी अदालत है, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी, इसकी जो सीट होगी, वो इस्लामाबाद के अंदर होगी, ठीक है? और वो वहाँ पे, इसके अलावा किसी और जगह पे भी ये अपनी अदालत लगा सकते हैं। वो सदर साहब की अप्रूवल उनको ज़रूरत आएगी, अप्रूवल से वो कहीं पे भी लग सकते हैं, कहीं पे भी अपनी अदालत लगा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि इस अदालत के जो भी फैसले होंगे वो सब अदालतों पे बाइंडिंग होंगे, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आ गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे वाली अदालत हाई कोर्ट्स के ऊपर हैं, आईनी अदालत पे नहीं। यानी आईनी अदालत का कोई भी फैसला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आर्टिकल 184, वो आर्टिकल जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी, सो मोटो की सुपर पावर थी, अस खुद नोटिस की पावर थी, जिसका उन्होंने थोड़ा इस्तेमाल खुद भी गलत किया बड़ा। कभी समोसों पे ले लिया, कभी अतीका ओडो की शराब की बोतल पे ले लिया है, कभी जनाब मतलब वो भी उन्होंने फनकारियाँ दिखाई। तो वो भाई आर्टिकल 184 हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, और अब उसकी जगह आर्टिकल 175 ई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आईनी अदालत वाला वो इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप आर्टिकल 184 को डिलीट करें अपनी ज़हन से, और उसकी जगह आर्टिकल 175 ई याद रखें, जो आईनी अदालत की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को डील करता है। अच्छा जी, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जो अपील वाली जो पावर थी ना 184, उसको उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये क्रिमिनल और सिविल केसेस की अपील ही सुनेगी, कोई आईनी मामले की अपील नहीं सुनेगी, कोई बुनियादी हकूक़ की अपील नहीं सुनेगी, ठीक है? और अगर कोई भी आईनी मामले की एप्लीकेशन आती भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कहाँ पे? आईनी अदालत के अंदर।
अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर कोई हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर आप उसको आईनी अदालत में अपॉइंट करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में और वो इनकार करता है, तो उसको जनाब रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि ज़बरदस्ती उसको कहेंगे बस भाई तू रिटायर होगा, चला जा। इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसको जनाब हम जो है ना आईनी अदालत में ले जाते हैं और वो कहता है जी मैंने वहाँ नहीं जाना, तो उसको भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाएगा। और जो रिटायरमेंट के अंदर जो पैसे और पेंशन जो बनेगी ना, वो जितना उसने सर्विस किया होगा एज ए जज या एज ए टोटल सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस हिसाब से उसकी पेंशन बनेगी। अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, यानी एक जज है, आपने उसको अपॉइंट कर दिया और वो कहता है भाई मैं यहाँ पे एज ए जो है ना नहीं लगूंगा, तो उसको हम रिटायर कर देंगे ज़बरदस्ती। दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आईनी अदालत के मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई आईनी अदालत क्या है, किस तरह काम करेगी, क्या जुरिस्डिक्शन होगी, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, सब कुछ अच्छे तरीके से। होपफुली ये वीडियो पसंद आएगी तुम लोगों को। अपना ख्याल रखा करो यार, और मेरे लिए दुआ किया करो। बड़े मामला आजकल टफ चल रहे हैं, बस दुआ चाहिए आप लोगों की। ठीक है, ख्याल रखा करें अपना। अल्लाह हाफिज़।